नमस्कार, दवायर हिंदी के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मणिपुर और नागालैंड राज्यों की। हमारे साथ दवायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ जी हैं, जो हमें बताएंगी कि मणिपुर में और नागालैंड में जो हालात हैं, अभी के राजनीतिक हालात हैं, जो वहाँ के लोगों का जीवन है, उसके बारे में। नागालैंड में अभी पिछले 15-20 दिनों से एक राजनीतिक उठापटक चल रही थी। अभी अभी वो खत्म हुई है। एक नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, लेजित्सु जिनका नाम है। तो ये संकट क्यों हुआ और इसके आगे की राह क्या है, ये हम जानते हैं संगीता जी से। पहले तो मैं बहुत ही एक हैप्पीनेस, एक खुशी व्यक्त करती हूँ कि आप लोग वायर हिंदी में नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नागालैंड और मणिपुर के बारे में आप लोग के जो व्यूअरशिप है और रीडर्स है उनको उन तक पहुंचा रहे हैं। सो उससे एक बहुत ही ये अच्छी बात है। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में लोगों का एक पेरेनियल एक कंप्लेन रहता है कि मेन स्ट्रीम इंडिया इनकी खबर नहीं लेते हैं, हालांकि इनको मेन स्ट्रीम इंडिया की सारी खबर होती है। तो मुझे लगता है इस तरह अगर आप लोग ये सब इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचाए तो उससे एक टू साइडेड एक कम्युनिकेशन बढ़ता है और ये देश को और भी जोड़ता है। तो अब रही बात आपकी सवाल की, तो उसमें ये है कि आज तो नया चीफ मिनिस्टर इन्होंने स्वर्न इन कर लिया है और स्वेरिंग इन हो गई है अब थोड़ी देर पहले। तो उससे एक बात, अगला इलेक्शन 2018 को है, तो उससे एक सबकी उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट चले, क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त पावर स्ट्रगल हुआ है। उसके बाद ही ये जो एनपीएफ नागा पीपल्स फ्रंट के प्रेसिडेंट है, इनको चुना गया है एज ए कंसेंसस कैंडिडेट। इनको चुना गया 2-3 दिन पहले भी थे, लेकिन उसके बाद एक रेबेलियन शुरू हुआ, एक अबाउट 49 एमएलएज की। तो उन्होंने एक अलग डिमांड की कि फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर है नेफू रियो, अभी वो एमपी है वहां से, एक ही सीट है नागालैंड के उसमें वो है, तो उनको चीफ मिनिस्टर दोबारा बनाया जाए। तो एक इस तरह से एक पावर स्ट्रगल आपको दिखने को मिला और ये थोड़े दिन चला। और लेकिन आपको क्रेडिट ये जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है टीआर जिलियांग को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल किया सिचुएशन। और एक और टेक्निकल बात इसमें आई कि रियो जो है, एक ये पावर स्ट्रगल थोड़ा पहले भी चला था, 2015 में भी चला था, तो जिसके कारण ये नागा एनपीएफ गवर्नमेंट जो है वो डैन गवर्नमेंट बना, डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड गवर्नमेंट बना। और इसमें नागालैंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको ये असेंबली दिखेगा। 60 मेंबर असेंबली में कोई ऑपोजिशन नहीं है, सभी गवर्नमेंट के अंश है, सभी गवर्नमेंट के पार्ट है। तो उसमें ये जो पावर स्ट्रगल के बाद हुआ, इसको माना जाता है कि मिस्टर रियो इनको थोड़ा सा मास्टरमाइंड किए थे, ऐसी एक धारणा है। तो उसके बाद ये पार्टी ने इनको एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए इनको और एक और एमएलए है, तो इन दोनों को सस्पेंड किया था उस टाइम, और अभी भी सस्पेंशन जारी है। तो उसी एक टेक्निकलिटी की वजह से वही दिखाया गया, हमें तो वही कहा गया कि इस वजह से वो नहीं बन पाए। तो मुझे लगता है कि ये अभी तक के लिए तो टल गया है। लेकिन एक और बात इसमें कि ये जो शुरुआत हुई थी, ये जो प्रोटेस्ट और ये सब इतने वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए, 2 लोग की जान भी गए, तो उसमें जो और बहुत सारे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और ये प्रॉपर्टी, लोगों की प्रॉपर्टी, ये सब डैमेज हुए उसमें। तो उसमें एक बात है कि ये थोड़े दिन चलेगा लग रहा है। तो लेकिन बात यह है कि शुरुआत ये विमेन्स रिजर्वेशन की वे हुई, महिलाओं के आरक्षण को लेकर शुरू हुआ, फिर ये कैसे राजनीति मुख्यमंत्री तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कि एक इंटरिम ऑर्डर आई सुप्रीम कोर्ट से। ये एक 6 साल से नागा मदर्स एसोसिएशन, एक बड़ी पावरफुल विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है नागालैंड में, तो इनकी एक पिटीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर दिया, तो जिसके तहत ये जो यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन किया जाने के लिए
और वो 33% रिजर्वेशन के साथ। तो ये जो पहले भी ये मुद्दा चलता रहा, ये मिस्टर रियो के टाइम पे ही इन्होंने एक डिसीजन रेजोल्यूशन लिया था असेंबली में। तो इन्होंने ये कहा कि ये हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नागालैंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट ऑल्सो, बिकॉज इसमें आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होते हैं, जिसमें इनके अपने कस्टमरी लॉज है। तो इनको अपनी लॉ, इनकी असेंबली में अपनी लॉ बनाने की इनको पावर है। तो उस वजह से एक रेजोल्यूशन जिन्होंने 2012 में लिया था। तो ये गवर्नमेंट जो जिलियांग गवर्नमेंट है, इन्होंने अगस्त 10 को एक कैबिनेट मीटिंग में ये रेजोल्यूशन को साइड करके एक नया वो लिया कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये हमें मानना पड़ेगा। तो उसी से ही सारी बातें शुरू हुई। और ट्राइबल बॉडी जो है, पर्टिकुलरली नागा हो जो मेन बॉडी है, तो उनकी ऑपोजिशन आई। सो वो धीरे धीरे जाके टर्न इनटू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट तो 26 जनवरी से चल रही थी, और क्योंकि इलेक्शन इन्होंने फरवरी 1 की रखा, तो उसमें नॉमिनेशंस फिर बहुत लोगों को विड्रॉ कराया गया। बहुत सारी बातें सुनने को आई कि बहुत लोगों को फोर्सफुली विड्रॉ कराया गया, किसी ने अपने आप से किया। तो ये माहौल चलता रहा। विपक्ष नहीं है तो जनता विपक्ष की भूमिका अदा कर रही थी, जो उसने मुख्यमंत्री को बदलवा दिया। नहीं, जनता तो ये जैसे ये भी एक आपको दिखने को थोड़ा एक नुआंस है उसमें भी, कि ये जो पावरफुल बॉडीज है, इनकी अपनी सोसाइटी में बहुत ही से है। इनके सोसाइटी क्लैंस में और इनके उसमें अलग अलग तरह के होस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी बहुत ही पकड़ है इसमें। और तो लोग कितने, आम आदमी जो हम समझते हैं वो कितना इन्वॉल्व है मुझे नहीं पता, कि क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड भी था एक प्रोटेस्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे इन सारी चीजों में। हाँ। अच्छा, अभी जो सत्तारूढ़ गठबंधन बना है उसके मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री चुने गए हैं और एक नए मुख्यमंत्री बने भी हैं। तो अभी 2 नेता हमें नजर आ रहे हैं नागालैंड से, सत्ता की पक्ष की तरफ से। तो क्या फिर अभी पावर स्ट्रगल आगे चलता रहेगा या कुछ रुकेगा? इससे एक बात साबित होता है कि टीआर जिलियांग ने, बीजेपी ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिस्पेंसेशन है और पार्टी है, नेशनल पार्टी जो लीडरशिप है, इन्होंने अभी तक जिलियांग के हाथ से मतलब वैसे हाथ नहीं हटाया है। तो इनकी एक सपोर्ट है। हाँ, इनकी एक सपोर्ट है। और ऊपर से आपको याद रखना पड़ेगा कि एनपीएफ और बीजेपी का एक गठबंधन 2003 से चल रहा है। तो ये भी एक बड़ी इनकी गवर्नमेंट में इनकी स्टेक है, पार्टी में इनकी स्टेक है। तो ये भी एक तरह की ये भी एक कारण है कि चल रहा है ऐसे। अच्छा, लीजित्सु की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो खुद विधायक भी नहीं हैं, तो फिर अब आगे क्या करेंगे? वो किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है चीजें, मतलब अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमने सुनने को मिला है कि उनके बेटे की सीट से वो लड़ेंगे। तो यही सुना है। और विद इन 6 मंथ्स इनको तो लड़के जीत के आना ही है। ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, जरूरत है, तो ये करेंगे। तो ऊपर से लगता है इनकी, वैसे आप देखे जाए तो ये बहुत वेल नोन आदमी है नागा पॉलिटिक्स में और नागा सोशल लाइफ में। इन्होंने किताबें लिखे हैं, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया है। ऐसा कोई अननोन नेम वो नहीं है। ये एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियन, एस्टेब्लिश्ड नेम नागालैंड से है। दर्शक जो भी सवाल संगीता जी से पूछना चाहेंगे नागालैंड के इशूज पे, मणिपुर के इशूज पे, वो हमें भेजते रहेंगे, भेज सकते हैं और भेजते रहें। अब हम चर्चा करते हैं मणिपुर के। मणिपुर से आप लौट के आई हैं, तो वहाँ पे चुनाव के क्या हालात हैं? मणिपुर में तो अभी चुनाव में जो प्रसार है, अभी वो एक जोर तोड़ पकड़ी है और पकड़ेंगे जब ये 25 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक वो रैली के लिए वो जाएंगे। उसके बाद बहुत कुछ और भी बदलेगा मुझे लग रहा है। तो लेकिन उसमें ये है कि मेन मुद्दे जो आपको वहां पे दिखने को मिलेगा, ये तो जैसे एंटी इनकम्बेंसी तो है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें आपको ये भी दिखेगा कि ये जो सीक्रेट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नागा अकॉर्ड के तहत हुआ है, उसका असर आपको एटलीस्ट वैली एरियाज में जो क्रुशियल है, जिसमें 40 सीट्स हैं, तो वो आपको दिखने को मिलेगा वहां पे। भाजपा के लिए, भाजपा की केंद्र में सरकार है, तो भाजपा के लिए कितनी संभावना है मणिपुर में, आप देख रही हैं?
देखिए फिलहाल तो ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट था उसमें एक कांग्रेस तो आगे है, इतना तो हम कह सकते हैं है। लेकिन मुझे लगता है कि 15 साल की गवर्नमेंट है ये जो ओकराम इबोवी सिंह गवर्नमेंट है, ये 15 साल से चल रहा है और उसमें बहुत सारे एलिगेशंस, करप्शन के एलिगेशंस है, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एलिगेशंस है ये, और लोग भी चाहते हैं कि चेंज हो, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ये सब बहुत सारी चीजें आपको ग्राउंड में सुनने को मिलेगी वोटर से। तो ये जिसके तहत जब मैं 3 महीने पहले मणिपुर गई थी तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे बीजेपी ने बहुत अच्छा एक समा बांधा था, तो उसमें ये लगा कि बीजेपी आगे है। हाँ, तो लेकिन अभी ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज से ये जो एक हो गया, जैसे दिखने को ऐसा लगा कि सेंटर थोड़ा सा मतलब चल रहे लेकिन रुक के, तो उसमें वो रिएक्शन जो आनी चाहिए थी बहुत ही जल्दी वो नहीं आया लोगों में, ये एक बात है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे मणिपुर हो या कहीं और भी हो, आउटसाइडर इनसाइडर और एक लैंड और एथनिसिटी, इसका जो एक इनसिक्योरिटी और एसर्शन ये बहुत स्ट्रांग है। तो डेवलपमेंट से मुझे कभी समटाइम्स मुझे लगता है कि डेवलपमेंट से भी बड़ी बात है ये, तो ये लोगों को यूनाइट करती है। कांग्रेस के लिए और जो अभी के मुख्यमंत्री हैं उनके लिहाज से मणिपुर का चुनाव उनके लिए कैसा रहेगा? वो तो बड़ी होपफुल है क्योंकि उन्होंने एक बहुत, जैसे बीजेपी ने आपको दिखेगा, मतलब बीजेपी ने शुरुआत जैसे बीजेपी का पॉलिसी ये था कि 40 सीट जो वैली में है उनपे जो एंटी इनकम्बेंसी और इतने जो इबोवी सिंह के अगेंस्ट जो लोगों की एक सिमरिंग एक एंगर था, उसी पे इन्होंने काम किया। और हिल में एक ये जो 3 कंट्रोवर्शियल बिल्स अगस्त 2015 में स्टेट असेंबली में इबोवी सिंह गवर्नमेंट ने पास किया, और उसके बाद अगला दिन जो फायरिंग हुई चुरचानपुर में और 8-9 लोग मारे गए, तो ये उनके यूथ मारे गए और उनकी बॉडीज अभी भी है उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मॉर्ग में। तो वो उस पे बीजेपी ने काम किया थोड़ा कि ये इसमें उन्होंने उस पे फोकस किया। तो मैं जब गई पिछले हफ्ते, तो मुझे लगा कि चुरचानपुर में बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक लोगों में, हालांकि एक एकदम कांग्रेस, ट्रेडिशनली कांग्रेस वेस्टर्न है, तो उसमें एक गुस्सा है, उसमें वो बात है, तो इसमें फायदा तो होगा बीजेपी को। जैसे अगर हम कुछ मुद्दों की बात करें मणिपुर के, तो क्या उसमें हिल और वैली के अलावा चूराचांदपुर भी एक मुद्दा रहेगा कि उस आधार पे लोग वोट डालेंगे? नहीं, चूराचांदपुर का मुद्दा तो इतना बड़ा, जैसे वैली में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि नागा अकॉर्ड है जो सीक्रेट रखे गए। ये एक सीक्रेट वर्ड, मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को थोड़ा सा दिक्कत लाएगी इस इलेक्शन में, ये जो सीक्रेट वाली बात हो रही है। अच्छा, जैसे अगर हम कुछ मुद्दों की बात करें तो मणिपुर के मुद्दे मतलब क्या मुद्दे हैं मणिपुर चुनाव में? मतलब किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? विकास, एजुकेशन, या हिल वैली की अपनी लड़ाई है, या उनके कस्टमरी लॉ को बचाने की कोशिश है? क्या है मतलब मुद्दा वहाँ पे? हाँ, जैसे डेवलपमेंट बहुत बड़ी इशू है, इसलिए मुझे लगता है कि वैली एरियाज में इवन इफ कांग्रेस ने एक एथनिसिटी पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे है जी, मेटे वोट चाहिए हमें, मेटे बहुत मेजोरिटी कम्युनिटी है और वो वैली में रहते हैं ज्यादातर, तो उनके वो है तो जितना भी कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट ना होने का और एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर तो वैली में है, तो इसलिए मुझे लगता है कुछ सीटें बीजेपी को मिलेगी वैली में भी। जैसे अक्सपा वहाँ पे एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ जी, हाँ। ये चुनाव में मुद्दा है। रोम शर्मिला चुनाव में आई हैं, और रोम शर्मिला कितना मतलब रहेगा, कितना हस्तक्षेप उनका इन चुनाव में, और कितना वो मतलब कितनी सीट पाएंगी, या कितना मतलब लहर है उनकी? वैसे तो आप देखें तो वो बस 5 सीट ही खेल रही है, 5 सीट ही लड़ रहे हैं उनके पार्टी, तो उसपे तो फिर इतना तो कोई असर नहीं होगा। तो मेन फाइट तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, और ऊपर से और भी पार्टीज है, जैसे एलजेपी है, जैसे एनडीए के भी
बहुत पार्टनर्स है जो अकेले लड़ रहे हैं वहां पे। तो ये एलजेपी है, फिर एनपीपी है ना, ये नेशनल पीपल्स पार्टी जो कॉनरेड सांगमा का पार्टी है वो है, फिर एक और पार्टी है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट पार्टी है, ये भी है, और ऊपर से टीएमसी है तृणमूल कांग्रेस, वो भी कई बार जीतते हैं, बहुत सारे सीट्स, कुछ सीटें जीतते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं। तो और ऊपर से इस बार नया एक पार्टी है जो शर्मिला जी की पार्टी है, तो उसमें इनका मेन मुद्दा तो वैसे आफ्सपा ही है। ये जब हम लोग इनके साथ थौबाल से लड़ रही है, ये चीफ मिनिस्टर को टक्कर दे रही है, तो वहां पे इनके साथ जब हम घूमे वहां पे, तो उन्होंने आफ्सपा के बारे में बात की, उनके लोगों के बारे में बात की, बट मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जैसे इस इलेक्शन में है, मुझे नहीं लगता। जैसे हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमें लगता है कि आफ्सपा शायद वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। रोम शर्मिला इतने साल तक उसके लिए संघर्ष भी की। हालांकि एक बात मुझे बहुत अजीब सी लगी कि जब वो उन्होंने फैसला लिया था कि वो चुनाव लड़ेंगी, तो खबर आई यहाँ पे कि बहुत सारे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसका क्या कारण था कि लोग वहाँ पे क्यों विरोध कर रहे थे रोम शर्मिला के चुनाव लड़ने से, या क्यों लोग उनको चाहते थे कि वो हमेशा एक्टिविस्ट ही बनी रही? नहीं, वही है कि उनके लिए एक वो जो एक इमोशनल कनेक्ट लोगों का है, अभी भी है, लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स को भी अब जैसे मणिपुर में पॉलिटिक्स को भी इतनी अच्छी तरह से देखा नहीं जाता, तो इसमें कई लोगों का और इनके जो पुराने साथी थे वो लोग की भी एक धारणा थी कि एक्टिविज्म से ही बहुत कुछ कर सकते हैं, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी बिजनेस, तो ये भी है, तो उनपे आपको बहुत कुछ आदान प्रदान करने पड़ेंगे, तो उससे थोड़ा सा एक हुआ। और ऊपर से इनकी जो मेन जो विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है मेरा भी, तो इन्होंने इनको बहुत सपोर्ट की है, तो किया है थ्रू आउट, और इनके जो हॉस्पिटल में वो थी उनके सामने ही उसमें एक शेड में ये लोग रिले हंगर स्ट्राइक भी इतने साल करते रहे, तो फिर उनको ये लगा कि हमारे साथ मतलब एक डिस्कशन नहीं हुई, उनकी डिसीजन लेने से पहले वो नहीं हुई, ऐसी कुछ कारणों की वजह से ही थोड़ा बहुत इनके साथ हुए थे। एक मुझे लगा ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और बहुत कुछ ऐसी बातें भी है, लेकिन अब जो देखा जाए, जब आप इरोम से मिलती हैं तो आपको ये लगता है कि इन्होंने ये सब कुछ पीछे छोड़ा हुआ है, अब आगे जाने की कोशिश कर रही है, कि वो सोच रही है, अभी भी वो सोच रही है, मेरी थोड़ी बात हुई उनसे, तो अभी भी वो सोच रहे हैं कि आफ्सपा को ये इलेक्शन के थ्रू उनके पॉलिटिकल विल से ही वो हटा पाएंगी, और वही उनकी कोशिश रहेगा। मणिपुर में हिल और वैली की अलग अलग लड़ाई होती है। 40 सीटें शायद वैली में हैं, 20 हिल में हैं, और जो मतलब एक चुनाव पे जो मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो वैली वालों का कब्जा रहता है, हिल वाले इससे अलग रहता है, नंबर गेम है। हाँ, नंबर गेम है। तो ये इस चुनाव में कैसे आप देख रहे हैं इसको, नंबर गेम को, और मतलब कितना फर्क पड़ता है हिल और वैली का? नहीं, बट एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप जब चीफ मिनिस्टर्स देखेंगे, मणिपुर के पूरे लिस्ट देखेंगे, उसमें ऐसा नहीं कि खाली मेजर कम्युनिटी से ही चीफ मिनिस्टर बने हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर्स है सांके सिंह, तो वो तो नागा है। सो अभी भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो भी नागा ही हैं। तो और फॉर्मर जो नागालैंड ये कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उसमें में भी अलग अलग ट्राइब्स के हैं। ये जो एक बहुत ही वेटरन एमएलए रहे हैं और फॉर्मर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो चुचानपुर से हर बार जीतते हैं। और जब ये इतना बड़ा हंगामा हुआ और फायरिंग हुई, तो उसके बाद इनके घर जला दिए गए थे, इनकी प्रॉपर्टी वहां पे टाउन पे जला दिए गए हैं, और उनसे रेजिग्नेशन मांगे थे, तो उन्होंने तब रेजिग्नेशन नहीं दिया। तो और अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, और ये एनपीपी से लड़ेंगे कांग्रेस चुचानपुर से। सो ऐसी बात नहीं है कि खाली वैली हिल वाले लोग आरोप लगाते हैं कि वैली को सरकार ज्यादा देती है, जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, हिल इलाके को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारा विधानसभा में प्रतिनिधित्व कम है, तो इसलिए हम हमारे साथ
डेवलपमेंट के नाम पे मतलब हमारे साथ वो न्याय नहीं हो पाता जो होना चाहिए। नहीं, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहमत हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो वैसे ही मणिपुर में बहुत ही एक अजीब सा, एक बहुत ही एक वायलेंट टाइम से गुजरे हैं सारे लोग, सभी लोग, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो आपको मेन स्ट्रीम इंडिया में दिखेंगे, आज जैसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड होते हैं, वो नहीं है किसी बहुत सारे लोगों के लिए, चाहे वो वैली में हो या हिल में हो। लेकिन कुछ जो चीजें डेवलप हुई है, कुछ चीजें जो बनाई गई है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, सेटअप किए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी हो और कुछ ऐसे ही कॉलेजेस हो, तो ये सब थोड़ा ज्यादा पल्ला तो वैली की तरफ भारी है, इसमें आपको मानना तो पड़ेगा। लेकिन जैसे बहुत ये एरिया भी इंडो म्यांमार बॉर्डर है, तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना आगे ले जाए वो सब वहां पे रखे। और लेकिन हाँ, चुरचानपुर में जैसे आप देखेंगे बेसिक फैसिलिटीज जैसे रोड्स, इसके हालत बहुत खराब है। तो पर उस हिसाब से देखें तो फिर आपको इम्फाल के मेन स्ट्रीट्स में को छोड़ के बाकी जो आपको गलियां दिखेंगे वो भी, उनका भी हालत बहुत ही खराब है। मतलब वो बेसिक फैसिलिटी जो हम लोग लेते हैं कि रोड्स अच्छे हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, वो सब भी अभी भी मुद्दा है, मामला है, मतलब वो नहीं, अभी तक पहुंचा नहीं है इतना साल। अच्छा, फिर से लौटते हैं नागालैंड की तरफ। हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जो वुमन रिजर्वेशन बिल को लेके नागालैंड में कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में कुछ बताएं आप। क्या था वो कंट्रोवर्सी, क्या थी वो कंट्रोवर्सी? और नहीं, कंट्रोवर्सी ये है कि 33% जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन था यूएलबी इलेक्शंस में, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया, वो बहुत सारे ये जो सारे ट्राइबल पावरफुल ट्राइबल बॉडीज को, उनको लगा कि ये जो हमारी कस्टमरी लॉज है उसके अगेंस्ट है। नॉर्मली क्या होता है, कस्टमरी लॉज में विमेन मेन फ्रंट में नहीं होती है, वो घर में भले चीजें कंट्रोल करे और सजेशंस दे, लेकिन वो आगे ले जाने वाला आदमी होता है। तो ये भी वो भी एक कारण आपको दिखेगा है। लेकिन जैसे मैंने नागा होगो को जो प्रेसिडेंट थे उनसे 24 जनवरी को बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम विमेन्स रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं, विमेन्स राइट्स के, पॉलिटिकल राइट्स के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो नॉमिनेट हो, वो इलेक्शन लड़े। तो ये भी बहुत कुछ जैसे बहुत ही क्रीजेस है जो आयन आउट करने की जरूरत है। और ऊपर से एक और बात, आप कस्टमरी लॉज को भी कोडिफाई करना है, उसको भी एक मॉडर्न टाइम्स के तहत उस नजरिया से भी देखना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें मुझे लगता है अब कमिंग टाइम्स में होने लगेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यूथ भी है जो मैंने कई यूथ से, नागा यूथ से बात की, लड़कियां, तो वो लोग भी सोचते हैं कि इसमें कुछ हमें सोचना चाहिए, अभी इसमें कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव, और विमेन को जेंडर इक्वालिटी पे उस पे एक डिस्कशन, उस पे कुछ एक्शन तो उस पे होना चाहिए। तो मुझे लगता है इन कमिंग टाइम्स ये एक चर्निंग है और ये भले के लिए ही है, मुझे लगता है। शुभंकर शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि सरकार जो है वो नगा पीस पब्लिक के हिसाब से क्यों नहीं बना रही है, मतलब जनता के हिसाब से नगाओं में शांति क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये उनका सवाल है। ये तो बहुत ही मतलब बहुत बड़ा सवाल है। ये सालों से चल रहा है, कंसिडर टू बी ओल्डेस्ट मिलिटेंसी। तो उसमें अब की मैं ये बात करूं, ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मोदी सरकार ने एक साइन करी NSCN-IM के साथ, तो उसमें ये है कि ये सीक्रेट पार्ट जो रहा, उसमें बहुत सारे लोगों को, इवन अमंग नागाज में भी है कि है क्या उसमें, ये भी एक थोड़ा हुआ। तो मुझे लगा सीक्रेट तो ठीक है, थोड़े दिन आप चलाए, पर इतना दिन अगर 2014 में ही हुआ और इतने दिन आप चला रहे हैं, तो उसमें आप क्या है जो आप नहीं बोल सकते, क्या है जो, क्योंकि लोग वहां पे ये देख रहे हैं कि जो NSCN-IM की जो डिमांड है अबाउट ग्रेटर नागालैंड, तो विच इंक्लूड्स लैंड असम से, अरुणाचल से, फिर मणिपुर से, तो लोगों को ये है लैंड इज अ बिग इशू।
वहां पे कि ये हमारी है तुम्हारी है, इसमें वो हमारी तुम्हारी आउटसाइडर इनसाइडर एक बड़ी इश्यू है वहां पे। तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में लगता है कि सीक्रेट क्यों है, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, हमें क्यों नहीं बताया गया। ये सब भी मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा खींच लिए इसको, कहीं ना कहीं इनको बुलाना चाहिए था, कहीं ना कहीं इनको एक पार्ट बनाना चाहिए था फॉर स्मूथ एक स्मूथ सेलिंग के लिए होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो भाजपा की सरकार है केंद्र में, इसकी जो पॉलिसी है नॉर्थ ईस्ट को लेके, बहुत सारे मंत्री वहां पे जाते हैं, बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने। कैसे देख रही है इनकी पॉलिसी को, और पिछली सरकार से कितना अलग है उत्तर पूर्व को लेके सरकार? हाँ, केंद्र सरकार की पॉलिसी जब आप देखेंगे एक बात तो तय है कि मोदी सरकार की एक नजर नॉर्थ ईस्ट पे है, और बहुत ही वो नजर बहुत शार्प है कंपेयर टू यूपीए 1 and 2। हालांकि यूपीए 1 और 2 के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी गुवाहाटी से ही राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उसमें लेकिन इसमें आपको दिखा तो लोगों को ये बात अच्छा लगता है, ये आपको दिखने को और सुनने को मिलेगा। लेकिन उसमें कितना इम्प्लीमेंट हुआ है ये आपको ये इसमें थोड़ी सी एक डिफरेंस है। जो एक बात है कि रेलवेज की काम बहुत चल रहा है। जैसे ये ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है ये यूपीए गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन यू हैव टू गिव इट टू दिस गवर्नमेंट कि इन्होंने ये पैसे रोके नहीं और इसकी फंडिंग करते रहे, और अब ये होने लगा है कि इनकी एक प्लान है कि सारे जो स्टेट कैपिटल्स है उनको रेलवे के साथ जुड़े जाएं, रेलवे कनेक्शन, रेलवे स्टेशन हो। तो ये अभी जैसे आप देखिए त्रिपुरा में हुआ, तो ये बहुत पुरानी प्रोजेक्ट है, चलता रहा लेकिन अब हुआ है ना। तो अरुणाचल में भी एक जगह पहुंची है, और मणिपुर में भी जिरीबाम से आएगा, मिजोरम में भी कुछ प्लानिंग चल रही है, नागालैंड में भी काम चल रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर ये बात भी हो जाए, सिक्किम में भी चल रहा है, तो इसमें अगर आपको लगता है कि ये हो जाए तो मैं तो मानूंगी ये कि इस गवर्नमेंट की एक अचीवमेंट है। हम ऐसे ही उत्तर पूर्व राज्यों पे चर्चा करते रहेंगे, हर हफ्ते आपसे मिलते रहेंगे। दवायर हिंदी देखने के लिए धन्यवाद।